1526 में पहले मुगल सरदार ने भारत पर हमला किया और पानीपत की पहली जंग में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली के तख्त पर बैठ गए और हिंदुस्तान के पहले मुगल बादशाह बन गए। उनका नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बादशाह बाबर के बाद एक एक करके मुगल हुक्मरान दिल्ली के तख्त पर बैठते गए और छोटी छोटी रियासतों को अपने पैरों तले रौंदते गए। यानी सल्तनत मुगलिया दिन ब दिन फैलती और बड़ी होती जा रही थी। लेकिन इन्हीं छोटी छोटी रियासतों में से एक रियासत ऐसी भी थी जो सल्तनत मुगल के पैरों में लोहे की कील साबित हुई। और कई बार यहाँ तक कि कुछ इतिहासकारों के हिसाब से तो इस छोटी सी रियासत ने मुगलों को तकरीबन 17 बार हराया था। आखिर ये कौन सी रियासत थी जो शुरू से ही मुगलों के नाकों तले चने चबाती आ रही थी? इस छोटी सी रियासत का अंजाम क्या हुआ और मुगलों को हमेशा से चकमा देती आई इस रियासत को किसने हराया? यही सब आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, मुगलों से टक्कर लेने वाली उस रियासत का नाम है अहोम रियासत, जो भारत के पूर्व की तरफ आसाम राज्य में आबाद हुआ करती थी और साल 1615 से 1682 तक इस रियासत ने आसाम पर अपनी हुकूमत बनाए रखी। इसी हुकूमत के दौरान अहोम्स ने मुगलों को कई बार हराया। लेकिन आखिर ये अहोम लोग कौन थे और कहां से आए थे? तो सुनते जाइए। 13वीं सदी में अहोम आज के म्यांमार से हिजरत करके आसाम की ब्रह्मपुत्रा घाटी में आकर आबाद हुए और अपने शुरुआती दौर में अहोम्स यहाँ के आम लोगों के साथ घुल मिलकर रहने लगे। धीरे धीरे अहोम ताकतवर और मजबूत होते चले गए। लेकिन यहाँ पर उन्हें एक खतरा था और उस खतरे का नाम था करीब मौजूद सदिया रियासत, जो आसाम के पूर्वी हिस्से में मौजूद थी। लेकिन वक्त के गुजरते अहोम लोग इतने ताकतवर हो गए कि 16वीं सदी आते आते ही अपने करीब मौजूद सदिया रियासत पर ही चढ़ाई कर दी और उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। फिर पूरे आसाम पर कब्जा कर लिया, अपनी नई रियासत की बुनियाद रखी और इसे नाम दिया गया अहोम रियासत। उसके बाद अहोम्स ने अपने दक्षिण में मौजूद दिमासा रियासत और पश्चिम में मौजूद बारो बोयार रियासत को भी हराकर उन पर भी अपना कब्जा जमा लिया और अपनी ताकत को और बढ़ा लिया। लेकिन इसके साथ ही अहोम्स पर तुर्क और अफगान हुक्मरानों के हमले होने लगे, जिन हमलों में मुगलों के हमले सबसे ज्यादा भयानक थे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अहोम और मुगलों के बीच टकराव की असल वजह क्या थी। मुगल और अहोम के टकराव की वैसे तो बहुत सारी वजह थी, लेकिन दो सबसे बड़ी और अहम थी। इनमें से एक वजह तो ये कि मुगल अहोम रियासत को हराकर अपनी मुगलिया सल्तनत को भारत के दक्षिणी पूर्व इलाके तक फैलाना चाहते थे। दूसरी वजह थी पूरे आसाम की राजसत्ता पे अपना कब्जा जमाना, यानी मुगल हुक्मरान की पसंद और नापसंद से आसाम का हुक्मरान चुना जाए और आसाम का हुक्मरान मुगल बादशाह के हुक्म की तामील करे। लेकिन अहोम राजाओं ने ये शरायतें कभी कबूल ही नहीं की, बल्कि उल्टा मुगलों से ही टक्कर लेने लगे और यही मुगलों और अहोम्स के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह बनी। दोनों हुकूमतों के दरमियान तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये तनाव आने वाले वक्त में बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आने वाला है, और ऐसा वाकई में हुआ भी। वैसे तो अहोम्स और मुगलों के बीच में टकराव साल 1613 से ही शुरू हो चुका था, लेकिन आसाम पर सबसे बड़ा हमला साल 1616 में मुगल फौज की तरफ से किया गया था, जिसे बैटल ऑफ समदारा के नाम से जाना जाता है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि रतन सिंह नाम का एक गैर मोहल्लक मुगल व्यापारी अहोम रियासत में व्यापार किया करता था। लेकिन जब अहोम की हुकूमत को ये बात पता चली तो उन्होंने रतन सिंह की सारी गैर कानूनी मालो दौलत पर कब्जा कर लिया और उसे आसाम से बाहर निकाल दिया। अब चूंकि रतन सिंह मुगल सल्तनत का व्यापारी था, इसलिए ये सब होने के बाद मुगल सल्तनत को आसाम से जंग करने का मौका मिल गया। मुगलिया सरदार अबू बकर और भूषणा रियासत के राजा सत्रजीत की कमांडरी में मुगल फौज ने आसाम की एक पुरानी राजधानी बारनगर की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी और उस पर कब्जा भी कर लिया। ये हमला अचानक ही किया गया था और हमले में थोड़ी सी झड़प होने के बाद अहोम ये जंग हार गए। बारनगर जीतने के बाद भी मुगल फौज ने पेशकदमी जारी रखी और अहोम रियासत के एक और अहम शहर बराली संगम तक पहुंच गए। लेकिन तकरीबन 1 महीने की जंगी तैयारी के बाद अहोम्स ने मुगलों पर अचानक और जबरदस्त हमला किया। ये हमला आसाम के समदारा के पास हुआ था। समदारा के पास हुए इस हमले में मुगल फौज को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा, यहाँ तक कि मुगलों को आसाम से वापस लौटना पड़ा।
इस तरह से आसाम पर हुए पहले हमले में मुगलों ने अहोम से मात खाई, यहाँ तक कि उनकी फौज को भी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद भी आसाम पर मुगलों के छोटे छोटे हमले होते रहे, लेकिन अहोम्स मुगलों के काबू में ही नहीं आ रहे थे। सो मुगलों को जरूरत थी एक बड़ा हमला करने की, और ये हमला कर भी दिया गया साल 1636 में। दरअसल पहले हमले में हारने के 20 साल बाद मुगलों ने साल 1636 में एक बार फिर से आसाम के कामरूप पर हमला करके जंग की शुरुआत की। मुगलों की तरफ से किए गए इस दूसरे हमले में अहोम हार गए और आसाम के एक बड़े हिस्से पर मुगल सल्तनत ने कब्जा कर लिया। लेकिन साल 1638 से पहले ही वक्त ने एक बार फिर से करवट ली। दरअसल अहोम्स ने पहले से ज्यादा ताकत और मजबूती से जंग में वापसी की और समदारा के पास ही एक बार फिर से भयंकर जंग हुई। इस जंग में अहोम के फौजी कमांडर की मौत हो गई। अपने कमांडर के मर जाने के बाद भी अहोम लड़ते रहे और एक बार फिर से मुगल फौज को आसाम से बाहर खदेड़ दिया। समदारा की इस दूसरी जंग में दोनों फौजों को काफी माली और जानी नुकसान हुआ। बहुत सारे सिपाही मारे गए, जिसकी वजह से दोनों सल्तनतें शांति यानी अमन मुआहिदा करने के लिए तैयार हो गई। ये अमन मुआहिदा फरवरी 1639 में मुगल कमांडर अल्लाह यार खान और अहोम्स के लीडर मोमाई तामुली बोरबारुआ के बीच में हुआ था। इसे असुरार अमन मुआहिदे के नाम से जाना जाता है। इस मुआहिदे के तहत मुगलों ने अहोम राजा की आज़ादी को कबूल किया और गुवाहाटी से लेकर आसाम का बड़ा पश्चिमी इलाका मुगल सल्तनत के कब्जे में आ गया। लेकिन बाकी बचे आसाम पर से मुगलों को अपने सारे कब्जे और हक छोड़ने पड़े, यानी अब भी आसाम का पूर्वी इलाका अहोम्स के कब्जे में था और दोनों रियासतों में व्यापार बिना किसी रुकावट के जारी रहा। लेकिन दोनों ही पक्षों ने इस अमन मुआहिदे को अच्छी तरह से माना ही नहीं था, इसलिए छोटे छोटे टकराव भी होते रहते थे। अमन मुआहिदे को अच्छे से न मानने की वजह से मुगलों ने अहोम पर तीसरा हमला कर दिया। ये हमला करने के लिए अहोम्स ने ही मुगलों को उकसाया था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि साल 1648 में गुवाहाटी के मुगल कमांडर ने अहोम के नए राजा जयध्वज को राजा बनने की बधाई देते हुए खत भेजा, लेकिन राजा जयध्वज ने खुश होने के बजाय उल्टे पैर पसार दिए। आखिर वो क्यों, तो सुनते जाइए। उस वक्त मुगल सल्तनत के बादशाह शाहजहां बहुत बीमार थे और सल्तनत थोड़ी सी कमजोर हो चुकी थी। सो इसी का फायदा उठाते हुए अहोम के नए राजा जयध्वज ने अपनी अहोम रियासत को आगे फैलाने के बारे में सोचकर गुवाहाटी पर हमला कर दिया और मुगलों को वहां से बाहर खदेड़ दिया। यहाँ तक कि मानस नदी के पहाड़ तक मुगलों का पीछा भी किया। राजा जयध्वज ने मुगलों के ढाका के आसपास के इलाके को भी तबाह बर्बाद कर दिया और वापस जाते जाते वो बहुत से मुगल सिपाहियों को भी बंदी बनाकर अपने साथ आसाम ले गए। लेकिन इसके बाद ही औरंगजेब ने अपने कमांडर मीर जुमला को आसाम पर हमला करने और भारत के पूर्व इलाके पर वापस मुगल सल्तनत को फैलाने का हुक्म दिया। मीर जुमला ने साल 1662 की शुरुआत में आसाम पर हमला कर दिया और गुवाहाटी और मानस पर बहुत आसानी से कब्जा कर लिया। इसके साथ ही पास मौजूद पांडु और खजली शहर को भी आसानी से फतेह कर लिया। कहा जाता है कि मुगलों की ये जीत उनकी बहादुरी की वजह से नहीं, बल्कि अहोम फौज में चल रही आपसी बगावत की वजह से हुई थी। लेकिन आगे बढ़ते हुए जैसे ही मुगल फौज कालिया बोर तक पहुंची, तो आसाम फौज की आंखें खुल गई कि अगर ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो जल्द ही मुगलों द्वारा खत्म कर दिए जाएंगे। इसलिए अहोम्स ने अपनी ताकत को सिमलुगढ़ और समदारा में मुत्तहिद किया। लेकिन मुगल फौज तादाद में अहोम फौज से बहुत बड़ी थी, इसलिए अहोम फौज को वहां से भागना पड़ा। मुगलों की इस जीत के बाद कमांडर मीर जुमला ने अहोम्स की राजधानी करगनव पर हमला किया, जिसकी वजह से अहोम्स के राजा जयध्वज वहां से जान बचाकर भाग निकले और आसाम के पूर्वी पहाड़ी इलाके में जाकर छुप गए। लेकिन बारिश का मौसम आ जाने की वजह से मुगल आर्मी वहां पर टिक नहीं पाई। भारी बारिश और नदियों में उबाल आने की वजह से मुगलों के फौजी अड्डे ढाका और कमांडर मीर जुमला के बीच में सारे राब्ते टूट गए, क्योंकि एक तरफ मीर जुमला अपनी फौज के साथ आसाम में थे, वहीं दूसरी तरफ मुगलों का फौजी अड्डा ढाका में था और इनके बीच में बारिश की वजह से नदी का पानी ठाटे मार रहा था। इसी वक्त मौके का फायदा उठाते हुए अहोम फौज ने मुगलों पर अचानक हमला कर दिया और एक बार फिर से आसाम पर कब्जा कर लिया और मुगल फौज को वहां से दूर खदेड़ दिया। ठीक इसी के बाद मुगल फौज में खतरनाक बीमारी फैल गई, जिसकी वजह से बहुत सारे मुगल फौजी बिना किसी हमले के ही मारे गए। लेकिन सितंबर तक बारिश खत्म हो जाने की वजह से वापस मुगल फौज का अपने फौजी अड्डे ढाका से राब्ता जुड़ गया।
मुगल फौज ने एक बार फिर से अहोम्स पर हमला किया और इस बार अहोम राजा जयध्वज को शांति मुआहदा करने पर मजबूर कर दिया। साल 1663 में गीला जारीघाट मुआहदा तय किया गया, जिसके तहत अहोम राजा जयध्वज को मीर जुमला ने 3 लाख रुपए जंग के नुकसान की भरपाई और अपनी इकलौती बेटे की मुगल बादशाह से शादी करवाने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन इसी दौरान राजा जयध्वज की मौत हो गई। तो फिर उनकी मौत के बाद मुआहदे का क्या हुआ? तो दोस्तों, मरने से पहले राजा जयध्वज ने मुगलों की पहली शर्त मान ली थी, यानी उनकी बेटी की मुगल बादशाह से शादी कर दी थी। लेकिन जयध्वज के बाद आने वाले अहोम राजा चक्रध्वज ने मुआहदे में तय हुई रकम देने से मना कर दिया। साल 1665 में गुवाहाटी के मुगल कमांडर सैयद फिरोज खान ने अहोम राजा को जब बाकी बची रकम अदा करने के लिए खत लिखा, तो उसी वक्त अहोम राजा चक्रध्वज ने मुगल फौज को आसाम से बाहर खदेड़ने का हुक्म जारी कर दिया और इस तरह से एक बार फिर जंग की शुरुआत हो गई। ये अहोम की तरफ से किया गया चौथा और बड़ा हमला था। अचानक हुए इस हमले को मुगल फौज संभाल नहीं पाई और सिर्फ 2 महीने में ही आसाम से वापस लौट गई, यानी पीछे हट गई और आसाम पर वापस अहोम्स का कब्जा हो गया। मुगलों की इस हार से बादशाह औरंगजेब बहुत नाराज हुए और उसके बाद उन्होंने आम्बेर के हुक्मरान राम सिंह की कमांडरी में अहोम्स पर बहुत बड़ा हमला करवाया, जिसे बैटल ऑफ सरायघाट के नाम से याद किया जाता है और ये अहोम और मुगलों के बीच होने वाली सबसे बड़ी जंग मानी जाती है। दरअसल साल 1671 में बादशाह औरंगजेब ने इस झमेले को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आम्बेर के राजा मिर्जा जयसिंह के बेटे राम सिंह की कमान में एक बहुत बड़ी आर्मी आसाम की तरफ भेजी। मुगल बादशाह औरंगजेब की ये फौज अलग अलग हुक्मरानों से जुटाई हुई फौज थी। इसमें राम सिंह के 4000 सिपाही, 1500 बादशाह औरंगजेब के खास सिपाही, 18,000 घुड़सवार सिपाही, 30,000 पैदल आई हुई फौज, 2000 तीरंदाज सिपाही, तकरीबन 21 राजपूत ठाकुरों की सैन्य टुकड़ियां और 40 समंदरी जंगी जहाज शामिल थे। कुल मिलाकर मुगल फौज 70 या 80,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। कहा जाता है कि मुगलों की फौजी तादाद इस जंग में बहुत ज्यादा थी और अहोम की तादाद बहुत कम थी। लेकिन अहोम की असल तादाद कोई नहीं बताता, क्योंकि आज के लोग मुगलों को नीचा दिखाना चाहते हैं और अहोम को कमजोर और कम तादाद बनाकर बहादुर दिखाना चाहते हैं। और यही चीज बैटल ऑफ सरायघाट के बारे में भी कही जाती है कि इस जंग में मुगलों की फौज बड़ी थी और अहोम्स की फौज बहुत छोटी थी। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं। अहोम के पास भी मुगलों के मुकाबले में बहुत बड़ी फौज मौजूद थी और इसका जिक्र एक इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ जयपुर में भी किया है। इस किताब के हिसाब से सरायघाट की जंग में मुगलों की तादाद 60,000 के करीब बताई गई है, जबकि अहोम्स की तादाद तो 1 लाख बताई गई है। यानी बैटल ऑफ सरायघाट में अहोम्स की तादाद मुगलों से कहीं ज्यादा थी। फिर भी इस जंग में अहोम मुगलों के सामने नहीं टिक पा रहे थे। तब अहोम्स के फौज कमांडर लचित बोरफुकन ने मैदानी जंग लड़ने के बजाय गेरिला जंग लड़ने की रणनीति बनाई। लचित बोरफुकन ने गुवाहाटी की हिफाजत करने का फैसला कर लिया। गुवाहाटी के करीब एक पहाड़ी इलाका था जहां से मुगल फौज आसाम में दाखिल हो सकती थी, लेकिन इसी रास्ते पर लचित बोरफुकन ने मिट्टी की एक दीवार बनवा डाली। ये पहाड़ी रास्ता बंद हो जाने की वजह से अब मुगलों को ब्रह्मपुत्र नदी से आने वाला समंदरी रास्ता इस्तेमाल करना पड़ा और फौज को पानी में उतारना पड़ा। दूसरी तरफ लचित बोरफुकन ये जानते थे कि मुगलों की समंदरी फौज बहुत कमजोर है और उन्हें पानी में जंग लड़ने का तजुर्बा तो बिल्कुल भी हासिल नहीं है। यही सोचकर लचित ने गुवाहाटी के पहाड़ी इलाके पर दीवार बनवाई थी। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी वाला रास्ता मुगलों के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला था, क्योंकि सरायघाट में ब्रह्मपुत्र नदी बहुत ही सकड़ी थी। इस इलाके में नदी की चौड़ाई तकरीबन 1 किलोमीटर से भी कम थी, इसलिए मुगल समंदरी फौज को रोकने के लिए ये एक बेहतरीन जगह थी। इसके अलावा लचित ने राम सिंह को ये संदेश भिजवाया था कि अहोम्स यानी वो लोग खुद बहुत डरे हुए हैं और मुगलों से बातचीत करना चाहते हैं। ऐसा करके उन्होंने राम सिंह को बातचीत में उलझाए रखा ताकि अहोम्स की तैयारी और बेहतर हो सके। इस तरफ से बादशाह औरंगजेब ने भी मुनव्वर और शाइस्ता खान की कमान में एक बहुत बड़ी समंदरी फौज भेजी। दूसरी तरफ जब अहोम्स की तैयारी पूरी हो गई तो लचित बोरफुकन ने राम सिंह को एक खत भिजवाया। उस खत में लिखा था कि राम सिंह, तुम तो एक नौकर हो, हमसे बातचीत करने के लिए अपने बादशाह औरंगजेब को भेजो। इस खत की वजह से राम सिंह ने गुस्से में आकर फौज के साथ गुवाहाटी की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। लेकिन राम सिंह को लगातार अहोम्स के गेरिला हमलों का सामना करना पड़ा
क्योंकि जैसे ही मुगल फौजी किसी पहाड़ी इलाके में दाखिल होते थे तो वहां बैठे अहोम फौजी उन पर अचानक हमला करके वापस अपनी जगहों में छुप जाते थे। इसकी वजह से लगातार मुगल फौजियों की जानें जाती रही और धीरे धीरे उनकी तादाद कम होने लगी, जिससे थक हार कर आखिरकार राम सिंह ने मुगल फौज को सरायघाट के ब्रह्मपुत्र नदी वाले रास्ते से गुवाहाटी में दाखिल होने का हुक्म दिया। और अहोम्स इसी के इंतजार में तो बैठे थे, उनके लिए तो ये एक सुनहरा मौका था और उन्होंने इस मौके को लपक लिया। लेकिन कैसे, तो सुनते जाइए। जैसे ही मुगल फौज ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते होती हुई सरायघाट के इलाके में पहुंची, वैसे ही अहोम्स ने मुगल फौज को 3 तरफ से घेर लिया, यानी कामाख्या हिल्स, इटाखोली हिल्स और अश्वकांत हिल्स। इन तीनों तरफ से एक साथ अहोम्स के हमले का सामना करना पड़ा। समंदरी लड़ाई में नातजुर्बाकारी और कमजोर होने की वजह से मुगल फौज ज्यादा देर तक अहोम्स का हमला नहीं झेल पाई। मुगल एडमिरल मुनव्वर खान और 3 एडमिरल के साथ ही 4000 मुगल सिपाही भी इस जंग में जान से हाथ धो बैठे और बाकी बचे मुगलों को मानस नदी तक खदेड़ दिया गया। इस तरह से अहोम ये लड़ाई जीत गए। लेकिन इसके बाद भी मुगलों ने हार नहीं मानी और वापस बिना लड़े ही गुवाहाटी पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन वो कैसे, तो सरायघाट की जंग के 8 साल बाद जब साल 1679 में अहोम के राजा सुदोइफा थे, तो इसी सुदोइफा के शासनकाल में गुवाहाटी का वजीर लालुक बारफुकन को बनाया गया। बंगाल के मुगल वजीर मोहम्मद आजम खान ने लालुक बारफुकन को सरायघाट देने के बदले 4 लाख रुपए देने की पेशकश की। साथ ही साथ मोहम्मद आजम ने आसाम की राजगद्दी पर लालुक बारफुकन को बैठाने का वादा भी किया। अब लालच में आकर लालुक बारफुकन ने सरायघाट पर कब्जा करने के लिए आजम खान को दावत दी और अहोम से बगावत कर दी और इस तरह बहुत ही आसानी से गुवाहाटी एक बार फिर मुगल सल्तनत के कब्जे में आ चुका था। लेकिन लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं हुई, अभी एक और बड़ी जंग होना बाकी थी। इस आखिरी जंग में कौन जीत सकता है और क्यों, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, साल 1681 में गदाधर सिंह अहोम्स के नए राजा बने। उन्होंने मार्च 1682 से ही मुगलों को गुवाहाटी से खदेड़ने के लिए जंग की तैयारी शुरू कर दी और दिहिंगिया अलोन बारबरुआ की कमान में जून और जुलाई महीने में 3 तरफ से गुवाहाटी पर हमला करने की योजना बनाई, जिसके बाद गुवाहाटी पर ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी और दक्षिणी इलाके और नदी के पानी में समंदरी फौज से अहोम्स ने मुगलों पे हमला कर दिया। लेकिन इस बार मुगल फौज मुकाबला न कर सकी, क्योंकि मुगल फौज कमजोर हो चुकी थी और सल्तनत में दूसरे मसले भी खड़े हो चुके थे। मुगलों के इस आखिरी जंग में ना टिक पाने की बहुत सारी वजह थी। एक तो ये कि बादशाह औरंगजेब डेक्कन में मराठाओं से मुआहदे करके उनसे मिल चुके थे और गुवाहाटी के फौजदार मंसूर खान भी इसी वक्त बहुत बीमार हो गए थे और बंगाल में मुगलों का ईस्ट इंडिया कंपनी से राबता तोड़ देना। इन्हीं सारे मसलों की वजह से मुगल बहुत सारे ओहदों से खुद ब खुद हट चुके थे और इसके बाद एक लौती जंग लड़ी गई इताखोली में, जिसे बैटल ऑफ इताखोली के नाम से जाना जाता है। मुगलों के कमांडर अली अकबर ने अहोम्स के सरानिया किले पर हमला कर दिया, लेकिन इस हमले में अली अकबर को ही नुकसान पहुंचा और सरानिया से उनको पीछे हटना पड़ा। उसके बाद 17 जुलाई 1682 को अहोम्स ने पूरे इताखोली को घेर लिया। मुगल सैनिकों ने उनका मुकाबला किया, लेकिन फिर भी उन्हें अहोम्स से हारना पड़ा। 15 अगस्त 1682 को मुगलों के कमांडर जयंत सिंह ने अहोम्स के सामने हथियार डाल दिए और मुगलों की हार हुई। मुगल कमांडर अकबर अली को आसाम से पीछे हटना पड़ा। इताखोली जीतने के बाद ही अहोम्स ने मानस नदी के इलाके तक अपना कब्जा जमा लिया और इसी इताखोली की जंग के बाद मुगलों ने कभी भी वापस आसाम पर हमला नहीं किया और आसाम पर अहोम की हुकूमत 1826 तक कायम रही। बाद में अहोम्स को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया और ब्रिटिश सल्तनत में मिला लिया। तो ये थी मुगलों को टक्कर देने वाली आसाम की अहोम रियासत। आज भी सरायघाट की जंग को पूरे दक्षिण पूर्व भारत में याद किया जाता है और आसाम के लोकगीतों में इस जंग का इजहार किया जाता है। जंगे सरायघाट में आसाम फौज की जीत और लचित बोरफुकन की बहादुरी को याद रखने के लिए 24 नवंबर को पूरे आसाम में लचित दिन मनाया जाता है।
और साल 1999 से एनडीए के सबसे अच्छे कैडेट्स को लचित बोरफुकन मेडल से नवाजा जाता है। अच्छा तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।